गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। आज है 2 जनवरी 2025, यानी कि हम लोग नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और आप सभी को वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड इस साल आपकी हर विशेस पूरी करे। जितने भी एस्पिरेंट्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ना कि सिविल सर्विसेज बल्कि किसी भी तरीके के एग्ज़ाम्स। फेब्रुअरी में बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी चालू होने वाले हैं। हर एक स्टूडेंट, हर एक कैंडिडेट जो अपने अपने लेवल पर अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। आपकी मेहनत पर आप भरोसा रखिए और इस नए साल में मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप जो भी आपका एम है या जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर फुलफिल हो। ठीक है, तो आज 2 जनवरी के इस वीडियो में हम थोड़ा सा अलग एक डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2024 में, यानी कि जो हमारा पिछला साल था, उसमें किस तरीके की मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई थी और हेल्थ केयर अचीवमेंट्स देखेंगे। और साथ ही हम लोग देखेंगे कि आने वाले साल यानी कि 2025 में हम लोग ग्लोबल अफेयर्स में क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स की बात मैं अगर करूं तो वहाँ पे हमें क्या क्या देखने को, मतलब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुडिशरी के रूलिंग्स या उनके स्टेप्स पे हम क्या क्या मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर आज का ये वीडियो लेक्चर रहेगा। ठीक है, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो एपीपीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं। हाल ही में एपीपीसीएस यानी कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जिसमें 1658 बच्चों ने क्लियर किया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरी कैंडिडेट। आपकी मेहनत रंग लाई है, बट यहाँ पर नहीं रुकना है। आपका मेंस है एंड मेंस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी को अपना अपना शेड्यूल मिल चुका होगा। 6 अप्रैल से आप लोगों के मेंस के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं और इसीलिए इंस्पिरेशन आईएएस लेकर के आया है एपीपीसीएस मेंस टारगेट बैच, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में। ठीक है, इसमें आपको पर्टिकुलरली मेंटोरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आपको अलग से कोई मतलब क्लासेस के साथ साथ ही आपको मेंटरशिप प्रोवाइडेड रहेगा। आपको अलग से मेंटरशिप परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हर एक कैंडिडेट को एक पर्सनल मेंटोर प्रोवाइड किया जाएगा जो उनके मतलब वो जो भी काम कर रहे हैं उसको देखेंगे, उनका प्रोग्रेस देखेंगे, कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे उनके साथ। एट द सेम टाइम इस बैच में सारे क्लासेस टॉप फैकल्टीज लेंगे सिविल सर्विसेज की। आपके चारों जो जीएस के पेपर है, GS1 से लेकर GS4 अलॉन्ग विथ योर एसए पेपर, ये भी आपका इस टारगेट बैच में कंप्लीट किया जाएगा और आपका जो इंग्लिश का जो पेपर है वो भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। करंट अफेयर्स और नॉर्थ ईस्ट पार्ट के लिए आपका अलग से क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। इस बैच के अंदर आपको हमारा कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट सीरीज मॉड्यूल जो है मेंस का, वो जीएस का, जिसमें आपके ऐसे भी इंक्लूडेड रहेंगे, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही ऐसे के लिए भी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। सारे मटेरियल्स आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलेंगे। ठीक है, हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो अवेलेबल हैं दोज आर PSIR यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जूलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, ऑप्शनल की भी क्लासेस दिल्ली के टॉप फैकल्टीज आपको लेंगे। अरुणाचल में हमारे जो ब्रांचेस है वो ईटानगर और नाहरलगुन दोनों जगह पर ऑफलाइन हमारे ब्रांचेस अभी भी अवेलेबल है। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। हमारा टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी चालू हो चुका है जीएस का, तो देरी ना करते हुए, क्योंकि आपके पास लगभग अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने का ही टाइम है, क्योंकि आज 2 तारीख हो गया और 6 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं। तो देरी ना करते हुए आप आज ही इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और अपने आप को रजिस्टर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारे इस वीडियो पर, जहाँ पे हम लोग पास्ट का जो हमारा ईयर रहा है उसके कुछ डेवलपमेंट्स वगैरह पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। जो मेंस के बच्चे हैं वो यहाँ से कुछ पॉइंट्स भी उठा सकते हैं जो उनके आंसर राइटिंग के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में। हम देखते हैं कि 2024 में क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रही हमारी इंडियन इकोनॉमी की और क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स रही। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ अगर हम लोग ध्यान दें तो हमने ये देखा है कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। ठीक है, इसके लिए अलग अलग मतलब वो बताए जा रहे हैं कि अलग अलग रीजंस हैं, जैसे कि ग्लोबल सर्विसेज वैल्यू चेन्स में फ्रैगमेंटेशन, क्रॉस बॉर्डर टेलीकॉम बैंडविड्थ में इंक्रीज होना, रिमोट वर्क में राइज होना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिला करके जिन्होंने इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है और इसको इंक्रीज होने में हेल्प किया है। तो जो मेंस के कैंडिडेट्स हैं वो ये पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन GS3 के पेपर में अगर इकोनॉमी में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे सर्विस सेक्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ये पॉइंट डाल सकते हो कि पिछले साल यानी कि 2024 का जो साल रहा है उसमें इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट, ध्यान रहे मैं सर्विस एक्सपोर्ट बात कर रही हूँ, वो कोई भी सेक्टर का हो सकता है, टेलीकॉम सेक्टर का हो सकता है, IT हो सकता है या कोई भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो सकता है, जो भी। ठीक है, उसमें इंक्रीज हुआ है और इस कुछ रीजंस भी यहाँ पर हैं जो आप अपने आंसर में इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट में बताऊं तो वो है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड है। आपको पता होगा कि रिसेंटली कुछ दिन पहले ही दिसंबर के महीने में हमारा RBI का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आया था। उसमें उन्होंने काफ़ी सारे पॉलिसी कट्स वगैरह किए थे और अलग अलग तरीके के उन्होंने कुछ स्टेप्स वगैरह दिए थे। उसमें से एक था कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, 7 दिसंबर का वीडियो था वो, आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे इन डिटेल मॉनेटरी पॉलिसी को बताया गया है। ठीक है, वहाँ से भी आप पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं फॉर योर GS3 का पेपर। ठीक है, अभी के लिए मैं इतना बता दूं, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब होता है ये वो परसेंटेज होता है जो हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स में से मतलब इन द फॉर्म ऑफ कैश रखना पड़ता है विथ RBI। ठीक है, आपको पता होगा कि RBI में हम लोग बैंक्स वगैरह में जैसे SBI हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, HDFC हो गया, इन सब बैंक्स में हम सबके बैंक अकाउंट्स हम लोग खोल के रखते हैं। ज़्यादातर हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, वहाँ पे हम लोग जाके क्या करते हैं, अपने पैसे जमा करते हैं, है कि नहीं। आगे से वो बैंक्स क्या करता है, बैंक की कोई तो कमाई होनी पड़ेगी ना, तो वो क्या करता है, वो सारे पैसे वो लोन्स वगैरह में देता है, कहीं पे इन्वेस्ट करता है या वैसे टाइप का, है कि नहीं। बट हर एक बैंक को ये मैंडेटरी है कि उनका टोटल जो डिपॉजिट होगा उसमें से कुछ एक परसेंटेज ऐसा होना चाहिए जो उन्होंने मतलब कहीं पे दिया नहीं है, कोई लोन वगैरह में नहीं दे दिया है। इट हैज़ टू बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, RBI के पास जमा करके रखते हैं। ठीक है, रिसेंटली जो मॉनेटरी पॉलिसी आया था RBI का दिसंबर के महीने में, उन्होंने कैश रिजर्व रेशियो को, पहले ये 4.5 था बट इस बार इन्होंने इसको 50 बेस पॉइंट से घटाते हुए 4% तक लेकर के आ गए हैं। ठीक है, यानी कि पहले क्या हुआ करता था, अगर मान लीजिए बैंक के पास टोटल डिपॉजिट्स 100 रुपीज़ का है तो उसमें से 4.5 रुपये यानी कि 4.5 रुपीज़ उस बैंक को क्या करना पड़ेगा, RBI के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश जमा करके रखना पड़ेगा। बाकी का वो मतलब लोन वगैरह देने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
रिसेंटली जो ये मॉनेटरी पॉलिसी आया, आरबीआई ने इसको घटाते हुए 4% कर दिया, यानी कि बैंक्स के पास ये जो आधा पैसा जो बचता है, 50 पैसे जो बचेंगे, वो उनके पास एक्स्ट्रा मनी आ जाएगा कि वो लोन्स वगैरह दे सकते हैं और इनकम वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, या गवर्नमेंट को दे सकते हैं, या जो भी उनको मतलब स्टेप लेना है। एंड hence it has resulted in investment led growth। क्यों? क्योंकि बैंक्स के पास और थोड़े ज़्यादा पैसे आ गए हैं, इसीलिए बैंक्स ज़्यादा लोन दे सकता है लोगों को। लोग अगर ज़्यादा लोन लेते हैं तो जाहिर सा बात है वो इन्वेस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे ही, है कि नहीं? जिस वजह से इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ में इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ऑल्सो मॉनेटरी ईजिंग इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट ग्रोथ इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारा जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, आपको पता होगा फरवरी में हमारा बजट आने वाला है कि नहीं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि 2025-26 के लिए। ठीक है, जो फाइनेंशियल इस बार का फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर आएगा। तो आरबीआई के इस स्टेप से ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हमारा जो आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी कि 2025-26 का जो ईयर रहेगा, उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रोथ में ये स्टेप सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा। बट द गवर्नमेंट विल लाइकली हैव टू कंटिन्यू टू डू द हेवी लिफ्टिंग। ठीक है, पॉसिबल एमएसएमई रिकवरी। आप सभी को पता होगा कि कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद फिर जीएसटी का इम्प्लीमेंट होना, डीमोनेटाइजेशन होना, 2017, 18, 19, 20 ये पीरियड एक ऐसा पीरियड रहा है ना, जहाँ पे जो एमएसएमई सेक्टर जो हमारा है, यानी कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हमारे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं सफ़र किया है। ठीक है, बट इस बार 2014 में क्या हुआ, कहीं ना कहीं एमएसएमई जो है वो इन सब चीज़ों से उभर कर आ रही। ठीक है, उसका रीज़न चाहे जो भी रहा हो, बट रिसेंट डेज में ये देखा गया है कि जो हमारी एमएसएमई सेक्टर है वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है। जो भी उनको शॉक वगैरह जो लगे थे, वो क्या है, उनसे वो कहीं ना कहीं रिकवर कर रही है। हालांकि पूरी तरीके से तो नहीं हुआ है, बट हाँ, वो कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या नेगेटिव एक्सपेक्ट रहा था 2024 में। तो सबसे पहला, वाइडनिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट गैप। ठीक है, आप सभी को पता होगा हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी होता है और सेविंग्स भी होता है। और सेविंग्स में यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ हाउस होल्ड सेविंग्स के बारे में। हाउस होल्ड सेविंग्स वही है नेट, अगर हाउस होल्ड सेविंग्स की मैं अगर बात करूँ तो ये कुछ और नहीं है, ये वही है जो हर घर जो करता है, जैसे एफडी वगैरह रखना, सेविंग्स अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करके रखना, कुछ स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करना, एंड ऑल सारी चीज़ें, माइनस उनके जो भी लोन्स या वगैरह है, उसको अगर मैं डिडक्ट कर दूं तो उसके बाद जो उनकी सेविंग्स वाला जो पार्ट रहेगा, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग हो गया, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, या कुछ भी इस तरीके की सारी चीज़ें, उसको हाउस होल्ड नेट हाउस होल्ड सेविंग्स में काउंट किया जाता है। एंड रिसेंटली आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो रिलीज़ की थी, उसमें उन्होंने बताया है कि जो ये हाउस होल्ड सेविंग्स जो है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप कर कर गया है। अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल ईयर 22 की, तो ये था लगभग लगभग 7.3% ऑफ द जीडीपी। बट इस बार फाइनेंशियल ईयर 2023 की अगर मैं बात करूँ तो वो 7.3 से घट के 5.3 ऑफ द जीडीपी तक आ गया है, यानी कि पूरा पूरा 2% का रिडक्शन हो गया है, यानी कि लोग सेविंग्स कम कर रहे हैं। ठीक है, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर मैं लास्ट डिकेड की बात करूं, यानी कि 2011 से 20 के बारे में बात करूं, तो हमारा ऑन एन एवरेज हाउस होल्ड सेविंग्स की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग लगभग 8% था ऑफ द जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव एस्पेक्ट इज रिलेटेड टू द फिजिकल प्रूडेंस। अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करूं तो उनका फिजिकल कंसोलिडेशन हमेशा से कंसिस्टेंट थीम रहा है। ठीक है, प्रोजेक्टेड डिक्लाइन इन फिजिकल डेफिसिट को कहीं ना कहीं 6.4 से 5.9 तक लेकर के आया गया है, और ये पब्लिक डेट को कहीं ना कहीं स्टेबलाइज भी करता है। आईएमएफ की अगर मैं बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू आईएमएफ इट इज़ अ प्रॉमिसिंग इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबिलिटी गिवन इंडियाज ग्रोथ आउटलुक।
ठीक है। बट वहीं पे ऑन द कॉन्ट्रारी अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ तो वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब देर इज़ अ शार्प इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर बाय स्टेट्स, और किसमें वो ज़्यादा मतलब खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं, बल्कि सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन्स वेव कर रहे हैं, कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक कंसर्न की बात है। ये बात आरबीआई ने भी बोला है। ठीक है, सब्सिडी देना, लोन वेव करना कहीं एक लेवल तक अच्छा स्टेप माना जाता है, बट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपका एसेट नहीं इंक्रीज कर रहा है, आपको सब्सिडी देना पड़ रहा है, तो लॉन्ग रन में ये आपको कहीं ना कहीं हार्म ज़रूर कर सकता है। नेक्स्ट नेगेटिव एस्पेक्ट ये है रहा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहीं ना कहीं हमारे राइज किए हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो है जो कि 90 दिन से ज़्यादा, मतलब वो बंद है, मतलब कोई सपोज मान लीजिए कोई लोन अकाउंट है और 90 डेज से ज़्यादा हो गया, उन्होंने अपना लोन रिपेमेंट नहीं किया, मतलब जो भी उनकी ईएमआई वगैरह है वो उन्होंने पे नहीं किया है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाता है। और ये देखा गया है कि वो कहीं ना कहीं इंक्रीज किया है। ठीक है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड सेगमेंट के उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, sluggish investments, many corporations are experiencing a decline in performance and investments are facing challenges। ठीक है, तो ये तो था हमारा 2024 का इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट। आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं कि 2024 में हेल्थ केयर सेक्टर में किस तरीके का एडवांसमेंट हुआ है या अचीवमेंट्स हुआ है। तो सबसे पहला इज द लॉन्च ऑफ नेक्स कार 19। नेक्स्ट कार 19 इंडिया का पहला होम ग्रोन कार टी सेल थेरेपी है, जिसको नेक्स्ट कार 19 भी बोला जाता है, और ये बेसिकली ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है 15 या उससे बड़े लोगों के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये तो वर्ल्ड का सबसे अफोर्डेबल कार्टी थेरेपी है, और कहीं ना कहीं ये कैंसर ट्रीटमेंट में एडवांस भी करेगा। ठीक है, सेल एंड जीन थेरेपी इनोवेशन में कहीं ना कहीं इंडिया को ग्लोबल स्टेज में भी ये लेकर के आने का एक मेजर स्टेप है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप पुट कर सकते हो अपने GS3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, और अगर हेल्थ केयर सेक्टर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इंडिया के इस अचीवमेंट को लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैंसर वैक्सीन लॉन्च पैड। ठीक है, इंग्लैंड बेस्ड जो NHS है यानी कि नेशनल हेल्थ सर्वे, उन्होंने कैंसर वैक्सीन लॉन्च पैड लॉन्च किया है, जो बेसिकली फोकस करती है पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन्स पर। ठीक है, जो mRNA टेक्नोलॉजी यूज़ करके ये वैक्सीन्स प्रोवाइड की जाती है। अब ये क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, ये ऐसा होता है जो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करेगा वैक्सीन। आपको पता होगा कि हम मार्केट में बहुत सारे वैक्सीन अवेलेबल हैं, है कि नहीं? आपको जो भी बीमारी होती है, सपोज फॉर एग्जांपल आपको टीटी का इंजेक्शन लेना है, आप जाते हो डॉक्टर को बोलते हो कि सर मुझे टीटी का इंजेक्शन लेना है, वो टीटी का इंजेक्शन आपको लगा देते हैं, है कि नहीं? और इसी तरीके से मतलब एक कॉमन मार्केट में जो वैक्सीन वगैरह जो अवेलेबल होती हैं वो रहता है। कोविड के टाइम पर आपने देखा होगा, चाहे वो कोवैक्सीन हो गया या फिर कोविशील्ड हो गया, हम लोग जाकर के क्या करते थे, वो लेते थे, है कि नहीं? ऐसा तो था नहीं कि वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा था, कोई जाके कोवैक्सीन ले रहा था, कोई जाके कोविशील्ड ले रहा था। यानी कि मार्केट में एक जनरल वैक्सीन अवेलेबल रहते हैं हर बीमारी से रिलेटेड। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस विल एक्चुअली फोकस ऑन पर्सनलाइज्ड कैंसर वैक्सीन। ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा उस पर्टिकुलर पेशेंट का, ठीक है, जो भी पेशेंट है कैंसर पीड़ित है, उस सबसे पहले उस ट्यूमर को ना एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, उस पर बेस करके कुछ यूनिक म्यूटेशंस वो ढूंढे, मतलब पहले फाइंड किया जाएगा, और उसको मद्देनज़र रखते हुए mRNA टेक्नोलॉजी यूज़ करके उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कैंसर वैक्सीन्स डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, जो बेसिकली क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को टारगेट करेगा।
ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करने वाला वैक्सीन होगा। ज़रूरी नहीं है कि एक पेशेंट को जो वैक्सीन यूज़ हो मतलब यूज़फुल रहा है वो दूसरे को भी यूज़फुल रहेगा। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन का ऑब्वियस सा बात है, बीमारी अलग होगा, सिम्टम्स अलग होंगे, ठीक है, बट उस पर बेस करके ये लिया जाएगा। ठीक है, ये इंडिया का नहीं है, ये इंग्लैंड का है, यानी कि यूके का है, ध्यान में रखिएगा। और किसने लॉन्च किया? यूके के नेशनल हेल्थ सर्वे ने। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ओजेम्पिक एंड विगोवी। ये क्या है? The development of glucagon like peptide 1 drugs which have a range of beneficial effects including helping lower blood sugar levels and promoting weight loss। आपको पता होगा कि आजकल के जनरेशन में या आज की डेट में सबसे ज़्यादा अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स अगर आपको देखने को मिले तो वो एक तो होता है ब्लड शुगर लेवल से रिलेटेड प्रॉब्लम। किसी किसी को लोअर ब्लड शुगर होता है, किसी किसी को ज़्यादा होता है, एंड ओबेसिटी। ठीक है, जंक फूड्स खाना, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना रहना, ठीक है, दिन भर एक ही पोजीशन में बैठ कर के काम करना, ये कहीं ना कहीं उनको ओबेस बनाता है, जो और बाकी सारी बीमारियों का भी कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट इनसे रिलेटेड ली गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ओजेम्पिक की, तो ये एक यूएस अप्रूव्ड है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए हेल्प किया जाता है, एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इसका वेट लॉस में भी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, इन 2021 डेनमार्क हेडक्वार्टर्ड कंपनी लॉन्च वेगोवी। तो ध्यान रखिएगा, ओजेम्पिक किसका है? यूएस का है, और वेगोवी किसका है? डेनमार्क का है। ठीक है, a semaglutide pen injection which became first FDA approved drug for long term weight management in almost a decade। ठीक है, नेक्स्ट कास्गेवी एंड लिव्सकेनिया। ये दोनों बेसिकली पहले सेल बेस्ड जीन थेरेपी ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। किसके लिए? सिकल सेल डिजीज। आपको पता होगा सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सिकल सेल एनीमिया बेसिकली इट इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जहाँ पे नॉर्मली हमारे जो आरबीसीज होते हैं वो क्या होते हैं? बाइकनकेव शेप के होते हैं, है कि नहीं? बट इस डिजीज के चलते जो है वो क्या होता है? वो सिकल सेल के आरबीसीज बन जाते हैं। ठीक है, अभी ये बाइकनकेव होने का एडवांटेज क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन को बहुत अच्छी तरीके से बाइंड कर सकता है। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? ऑक्सीजन को बाइंड करके सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, और ये बाइकॉनकेव शेप की वजह से होता है। बट जैसे ही आरबीसीज इस तरीके के शेप से हो जाते हैं तो ये अच्छे तरीके से हीमोग्लोबिन को बाइंड अपने साथ नहीं कर पाता है, जिसके चलते उस पर्टिकुलर पर्सन को हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होती है। हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम होने का मतलब ऑक्सीजन अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगा, सेल तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंचेगी, एंड इवेंचुअली उसकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक हो सकती है, वो बहुत जल्दी थक सकता है, या बाकी सारे प्रॉब्लम्स उसको हो सकते हैं। ठीक है, तो गास्गेवी एंड लिवचेनिया आर द टू फर्स्ट सेल बेस्ड जीन थेरेपीज फॉर सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ये था आपका 2024 का मेजर हेल्थ केयर सेक्टर में एडवांसमेंट्स या फिर डेवलपमेंट। आगे देखते हैं, ग्लोबल अफेयर्स में आपको पता होगा कि पिछले साल ग्लोबल लेवल पर काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि आप वॉर्स के बारे में ले लो, चाहे वो इज़राइल वाला इशू हो या रशिया वाला इशू हो, है कि नहीं? चाहे आप बांग्लादेश का तख्ता पलट देखो, चाहे आप इंडिया कनाडा का रिलेशन देख लो, ट्रम्प की वापसी देख लो, तो पिछले साल यानी कि 2024 में बहुत सारे मेजर ग्लोबल लेवल पर चीज़ें हुई थी, जिसका इम्प्लीकेशंस एक्चुअली 2025 में पड़ सकता है। तो
आइए देखते हैं कि 2025 में हम ग्लोबल लेवल पर क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला, इंडिया के नेबरहुड में जो भी चैलेंजेस होंगे। आपको पता होगा कि हाल ही में इंडिया के दो नेबरहुड कंट्रीज में रिजीम चेंज हुआ था। सबसे पहला तो आपको पता ही होगा बांग्लादेश, जो ऑन गोइंग है, जहाँ पे तख्ता पलट हो गया था। शेख हसीना जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उनको हटा करके, जो पिछले 16 साल से पावर में थी, उनको फोर्सफुली मतलब अपना कंट्री छोड़ करके इंडिया आना पड़ा, और एक इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म किया गया अंडर चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, हिंदूज को लेकर के बहुत सारे एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। ठीक है, हाल ही में एक और न्यूज़ आया है कि मतलब वहाँ पे जो भी रिक्रूटमेंट वगैरह होगी, चाहे पुलिस हो गया या जो भी सारी चीज़ें, वहाँ पे हिंदूज को अलाउ नहीं किया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए किसी भी तरीके के, या बहुत सारा उनकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, वो भाग करके इंडिया आ गई थी, एंड इंडिया का इमीडिएट नेबर है बांग्लादेश, और काफ़ी सारे रिलेशंस भी है, चाहे वो रिवर वाटर से रिलेटेड हो, है कि नहीं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो। आपको पता होगा इंडिया और बांग्लादेश में एक बहुत ही मतलब सेंसिटिव जोन पड़ता है, आपको पता होगा, जिसको हम लोग चिकन नेक बोलते हैं। अगर मैं ये इंडिया का मैप बनाऊं, ये आ गया आपका, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो होता है, ये वाला, इसको हम लोग चिकन नेक बोलते हैं। ठीक है, इसको लेकर के इंडिया वैसे ही थोड़ा सा मतलब टेंशन में रहता है, ऊपर से बांग्लादेश में ऐसा हो गया है, ये थोड़े से एंटी इंडियन इंडिया है कि नहीं। तो असम और बंगाल वगैरह भी वो डिमांड कर रहे हैं कि उसको ये बांग्लादेश का पार्ट होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आने वाले साल में हमें ये देखना है कि बांग्लादेश से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं, इंडिया किस तरीके से उसको हैंडल करता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेपाल में केपी शर्मा ओली, जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर थे, वो चौथी बार जुलाई में वापस से पावर पे आए। ठीक है, उनका थोड़ा सा प्रो चाइना इंटेंशन है, जो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए टेंशन क्रिएट करता है। आपको पता होगा नेपाल के साथ इंडिया का जो रिलेशन है, वो रोटी बेटी का रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, आपने आईआर में पढ़ा होगा रोटी बेटी का रिलेशन के बारे में। तो अगर नेपाल में कोई ऐसा पावर में आ जाए जो थोड़ा सा प्रो चाइना है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को उससे दिक्कत होगी। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि नेपाल के साथ इंडिया रिलेशन किस तरीके से मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट, अगर ग्लोबल लेवल पे बात करूँ तो हम लोग डोनाल्ड ट्रंप को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो लगभग 2021 के आसपास जिनका टर्म खत्म हो गया था, उसके बाद आपको याद होगा जो बाइडेन आए थे। ठीक है, वापस से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो री इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, एंड लगभग जनवरी 20 के आसपास वो अपना ऑफिस कंटिन्यू मतलब ज्वाइन करेंगे। ठीक है, हम सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं प्रो इंडिया है। इंडिया डोनाल्ड ट्रंप के अंदर में मतलब काफ़ी अच्छा दोस्त मानता है। ठीक है, और इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वापस से डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा मतलब एडवांस करेगा, उसमें काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स होंगी। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने लेवल पे क्या क्या सारी चीज़ें करता है। आपको पता होगा कि ब्रिक्स जो नेशंस है, वो अपना खुद का ब्रिक्स करेंसी के बारे में बात कर रहे थे, तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया था कि ब्रिक्स करेंसी अगर कोई भी कंट्री लेता है, यानी कि कोई भी अगर यूएस डॉलर को पूरे तरीके से छोड़ता है और दूसरा करेंसी अडॉप्ट करता है, तो फिर यूएस जो है उस पर 100% तारिफ लगा देगा। ठीक है, और ब्रिक्स में आपको पता है इंडिया भी शामिल है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए भी एक प्रॉब्लम वाला सिचुएशन है। तो हमें ये देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए इंडिया इन सारी चीज़ों को किस तरीके से डिप्लोमेटिकली हैंडल करता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं तो जर्मनी और फ्रांस में रीसेंट इलेक्शंस हुए थे।
जर्मनी में रिसेंट इलेक्शंस सॉरी होने वाले हैं, ठीक है, और फ्रांस में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है। यूरोप में इमिग्रेशन को लेकर के काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। यूनाइटेड किंगडम इमिग्रेशन को लेकर के बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है। इंडिया का यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें चल रही हैं, ठीक है। और इंडिया और यूरोपियन यूनियन का कहीं ना कहीं एक समिट होने का प्लानिंग चल रहा है, तो यूरोप के साथ भी इंडिया का काफ़ी सारा चीज़ जो है हमको आने वाले साल में देखने को मिलेगा, ठीक है। इन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का पर्सनल इंडिविजुअल रिलेशन एंड एज अ होल यूरोप के साथ, यूके के साथ इंडिया का रिलेशन किस तरीके से डेवलप करता है वो हमें देखना है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं कनाडा और यूएस के साथ बायलेटरल रिलेशन की, तो यूएस के केस में अगर मैं बात करूं तो आपको थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बोला, डोनाल्ड ट्रंप के अंडर में इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया का यूएस के साथ रिलेशन और ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बट आपको पता होगा हाल ही में पिछले साल काफ़ी सारा मतलब इंडिया और कनाडा का रिलेशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट में रहा है, क्योंकि कनाडा ने जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है हरदीप सिंह निज्जर के डेथ में उसके मर्डर में इंडिया को दोषी ठहराया था। हालांकि इसको लेकर के बहुत सारी चीज़ें बोली है, काफ़ी बेसलेस चीज़ें हैं। इंडिया बोल रहा है कि ये बेसलेस है, कनाडा के पीएम से ये प्रूफ मांग रहा है, एविडेंस मांग रहा है, बताओ आप किस बेस पे बोल रहे हो। हालांकि कनाडा के पास ऐसा कुछ प्रूफ है नहीं कि वो ऐसा कुछ बोल रहे हैं, मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बट जो भी है इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया और कनाडा का रिलेशन कहीं ना कहीं अ, थोड़ा सा खटास आई है इंडिया और कनाडा के बीच में। वहीं पर एक दूसरे जो गुरपतवान सिंह पन्नून जो भी कहीं ना कहीं खालिस्तानी सपोर्टर है, उनके मतलब अगेंस्ट भी प्लॉट मतलब इंडिया प्लॉट कर रहा है जो यूएस में है, उसको लेकर के भी काफ़ी सारे एलिगेशंस हैं इंडिया के ऊपर। बट अगर ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू रही तो इंडिया का जो ग्लोबल इमेज है वो कहीं ना कहीं रिस्क में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वेस्ट में इंडिया के काफ़ी सारे सपोर्टर्स हैं, सबसे बड़ा सपोर्टर तो यूएस खुद ही है, ठीक है। तो एंड वेस्ट की बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया को कहीं ना कहीं चाइना के काउंटर में भी देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड लेवल पर इंडिया के इमेज को कहीं ना कहीं रिस्क में रखता है। खैर आगे हमें ये देखना है कि इंडिया इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करता है। जैसे प्रेजेंटली अगर मैं बात बोलूँ तो कनाडा के जितने भी सारे एलिगेशंस हैं वो एकदम बेसलेस हैं, क्योंकि वो कोई भी एविडेंस नहीं ला पा रहा है। इंडिया ने बोला कि आपके पास क्या एविडेंस है, आपके पास क्या प्रूफ है, बट उनके पीएम कुछ दे नहीं पाए, ठोस सबूत कुछ नहीं दे पाए, ठीक है। आगे देखते हैं कि जुडिशरी लेवल पर या लीगल लेवल पर इंडिया में हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं 2024 में इंडिया में क्या क्या इम्पोर्टेंट रूलिंग्स आई थी। वैसे तो काफ़ी सारी थी, बट उसमें से कुछ 5 मैं आपको बताऊँ जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। तो सबसे पहले था वो ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। इस पूरे स्कीम को नल एंड वॉइड घोषित करते हुए हटा दिया गया था। दूसरा, जो ये इलीगल बुलडोज़र डिमोलिशंस जो होते हैं, गवर्नमेंट जो करवाते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए थे, ठीक है। तीसरा जो रूलिंग आया था, इम्पोर्टेंट रूलिंग आया था, वो ये था कि जो ट्रायल कोर्ट्स वगैरह जो होंगे वो मंदिर मस्जिद के केसेस हेयर नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर के रूलिंग आई थी। चौथा, ये अरविंद केजरीवाल के केस के से रिलेटेड है। आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल कुछ करप्शन चार्जेस उनके ऊपर हैं और ईडी ने उनको अरेस्ट किया था। तो इसके ऊपर भी कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है। कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो पावर्स है उसको कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया है किसी इंडिविजुअल को अरेस्ट करने के मतलब साइड में, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्किस बानो गैंग रेप केस आपको पता ही होगा। रिसेंटली
मतलब पिछले साल ही क्या हुआ था, जितने भी जो थे जो कन्विक्ट्स थे, उनको रेमिशन ग्रांट कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड आ गया है रेमिशन। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये रेमिशन क्या है, कौन से आर्टिकल के अंडर में प्रेसिडेंट और गवर्नर को रेमिशन देने का मतलब राइट मिलता है या पावर मिलता है। ठीक है, तो ये रेमिशन ग्रांट कर दिया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, रिवर्स कर दिया गया था और बोला था कि ये गुजरात गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि केस तो महाराष्ट्र में चल रहा है, तो गुजरात गवर्नमेंट कैसे रिमिट कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलिंग्स आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2024 में। आगे देखते हैं कि 2025 में हम क्या क्या डेवलपमेंट या क्या क्या रूलिंग्स हम लोग मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, आपको पता होगा कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली कुछ डिसाइड किया था सबरीमला टेम्पल को लेकर के। सबरीमला टेम्पल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था, एक रूलिंग दी थी सबरीमला टेम्पल के ऊपर, कि मतलब वहाँ पे जो होता था ना, फीमेल्स को, जो मेंस्ट्रुएटिंग फेस की जो फीमेल्स जो होती है ना, उनको सबरीमला टेम्पल में अलाउ नहीं किया जाता था। ठीक है, लॉर्ड अयप्पा का ये टेम्पल है सबरीमला। और ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड अयप्पा जो थे वो ब्रह्मचारी थे, और इस मंदिर में वही लोग जाते हैं जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं या फॉलो करते हैं। ठीक है, सेलिबेसी फॉलो करते हैं, एंड इसी वजह से फीमेल्स को इस टेम्पल में अलाउ नहीं किया जाता था। ठीक है, तो कोर्ट ने बोला कि आप आर्टिकल 15 के अंडर में इस तरीके से किसी के जेंडर पे बेस करके आप किसी का राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हैम्पर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप मतलब उस उनकी मर्जी है कि वो किसी को मानती है तो आप उसको नहीं रोक सकते हो। ठीक है, ये था 2018 का रूलिंग। इसको बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया था। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि इसको एक हायर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर के पास मतलब दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि ये अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, और इस अपील में बेसिकली जो फोकस किया जाएगा वो ये है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट के ऊपर। ठीक है, आपको पता होगा, आपने जब आर्टिकल 25 26 पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। वहाँ पे ये बताया जाता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो रिलीजियस उस पर्टिकुलर रिलीजन के लिए एसेंशियल नहीं है, और वो पब्लिक एट लार्ज को कहीं ना कहीं हैम्पर कर सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपको उसको प्रैक्टिस नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सिख के केस में अगर मैं बोलूँ, तो उन लोगों का एक रिलीजियस प्रैक्टिस है किरपान कैरी करना। ठीक है, तो इस पर है कि ये ठीक है, आपको रखना है, ये एसेंशियल प्रैक्टिस में अगर आता है, तो आप एक काम कीजिए, बड़ा वाला किरपान मत रखिए, छोटा वाला रखिए अपने पास, आपको रखने से मतलब है कि नहीं। तो इस तरीके के एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस वो देखते हैं। ठीक उसी तरीके से कुछ साल पहले नेशनल एंथम को लेकर के भी बात आई थी कि मतलब गाना ज़रूरी है, और कुछ केरला में शायद 2 बच्चे थे जिनको स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया था इस वजह से कि वो गा नहीं रहे थे। ठीक है, तो उस पर भी कोर्ट ने बोला था कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि गाना ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ नॉट एन एसेंशियल प्रैक्टिस फॉर दैट। हाँ, बस इतना करना है कि नेशनल एंथम को आपको रेस्पेक्ट शो करना है, और उन बच्चों ने किसी भी तरीके का डिसरिस्पेक्ट शो नहीं किया था, वो बस लिपसिंग नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर इस अपील में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस टेस्ट वाला जो मसला है, वो कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाने वाला था। हालांकि ये अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। इस केस के साथ साथ कुछ और भी सारे केसेस जुड़ जाते हैं, जैसे कि पारसीज, अगर कोई भी पारसी फीमेल जो है आउट ऑफ द कम्युनिटी अगर किसी से शादी करती है, तो उसके कुछ कुछ रिलीजियस राइट्स वगैरह, जैसे कि टावर ऑफ साइलेंस वो विजिट नहीं कर सकती है, दूसरे जो उनके रिलीजियस साइट्स है वो विजिट नहीं कर सकती है। ये भी कहीं ना कहीं मतलब इसी केस के दायरे में आ जाएगा, एंड इंक्लूडिंग मुस्लिम विमेंस को जो मस्जिदों में जो अलाउ नहीं किया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें काउंट इन किया जाएगा।
ठीक है, तो इस साल इस पर कोई मेजर डिसीजन आ सकता है, तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बोलता है। नेक्स्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, आप सभी को पता होगा 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, जिसके अंडर में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो रिलीजियस 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज थी, यानी कि हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट और जैनी, ठीक है, ये 6 जो माइनॉरिटी ग्रुप्स थे, इनके सिटीजनशिप से लेकर के मतलब चीज़ें हुई थी। एक तो कट ऑफ डेट को चेंज किया गया था, दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 कर दिया गया था, और कहीं ना कहीं नेचुरलाइजेशन वाला जो पार्ट है सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया था। ठीक है, इस बात को लेकर के आपको पता ही होगा कि बहुत सारा मतलब आउटरीच झेलना पड़ा था, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है, बट फिर भी ये एक्ट कहीं ना कहीं पास हो गया था। ठीक है, हाल ही में अक्टूबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने असम अकॉर्ड का जो वैलिडिटी है उसको अपहेल्ड करते हुए बोला कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो मतलब इस तरीके के कट ऑफ डेट्स वगैरह मतलब वो कर सकता है, मतलब डिसाइड कर सकता है। तो अभी आगे ये देखना है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलती है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा एलिगेशन अगर इस एक्ट के ऊपर लग रहा है तो वो ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं राइट टू जो इक्वालिटी है, आपको पता होगा आर्टिकल 14-15 के अंडर में हम लोग बोलते हैं कि हम रिलीजन पे बेस करके किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा एलिगेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, बट सबसे बड़ा एलिगेशन अगर है तो वो ये है कि इस एक्ट के वजह से गवर्नमेंट जो है वो जो राइट टू इक्वालिटी जो है ना लोगों का, वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही है, ये भी क्वेश्चन में लाया गया है। बट अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलूँ तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14-15 की अगर आर्टिकल 15 की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि रिलीजन पे बेस करके डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, तो आपको याद होगा ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर में है, और आर्टिकल 15 इज सोनली फॉर सिटीजन्स, ठीक है, नॉट फॉर आउटसाइडर्स। एंड ये एक्ट बात करता है आउटसाइडर्स के लिए, इसका इंडियन सिटीजन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बोलता है, अगर आगे इसकी कोई भी सुनवाई आती है तो। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहा है वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आपको पता ही होगा पिछले जनवरी 22 में शायद हमारा जो अयोध्या जो है वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, रामलला वापस अयोध्या आए थे। बहुत ही इमोशनल टाइम था वो हर इंडियन के लिए, काफ़ी, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक वो डिस्प्यूट में रहा था। ठीक है, बट इसी के चलते आपने देखा होगा हर दूसरे दिन मतलब कोई ना कोई मतलब चीज़ें न्यूज़ में आ रही है कि ये मस्जिद यहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ पे बना हुआ है, ये ऐसा, ये वैसा। ठीक है, तो इन सब के चलते जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो क्वेश्चन में आ जाता है। एंड बेसिकली इस एक्ट को दो चीज़ों के ऊपर चैलेंज किया है, दो ग्राउंड्स पर चैलेंज किया गया है। सबसे पहला, it takes away the power of judicial review by abating claims that existed at time of passing the law and prohibiting fresh claims in courts. और दूसरा, arbitrary in retrospectively picking August 15 1947 as cut off date for determining religious character of a place of worship। अच्छा, इस एक्ट में बेसिकली क्या होता है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस का कैरेक्टर, रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमाइन करने का कट ऑफ डेट 15 अगस्त 1947 रखा गया है, यानी कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, उस दिन जो उस पर्टिकुलर जगह का जो स्टेटस रहेगा वही हम मानेंगे, ऐसा करके बोला गया है। तो इन दोनों चीज़ों में इस एक्ट को चैलेंज किया गया है। बट जो इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है वो ये है, द लॉ फोर्टिफाइज प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्युलरिज्म, नॉन रेट्रोग्रेशन, विच आर हेल्ड टू बी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दो आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कि फिलहाल कोर्ट में है। अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना क्या जजमेंट सुनाता है।
ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल कुछ मेजर डेवलपमेंट्स इकोनॉमिक और अचीवमेंट्स 2024 का। और 2025 में क्या मेजर डेवलपमेंट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पे और लीगल लेवल पे, यानी कि कोर्ट जजमेंट्स के लेवल पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो एंड करने से पहले जितने भी बच्चे इस बार APPCS का मेंस अपियर करने जा रहे हैं, हमारा GS का जो टेस्ट सीरीज है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 2 पेपर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप देरी ना करें, आप जल्द से जल्द इस नंबर पर कांटेक्ट करें। आप ऑफलाइन अगर देना चाहे तो ऑफलाइन भी दे सकते हैं हमारे ईटानगर और नाहरलगुन ब्रांच में। जो बच्चे अरुणाचल से बाहर हैं बट मेंस अपियर करने वाले हैं, वो हमारे गुवाहाटी ब्रांच में आकर भी ऑफलाइन मेंस टेस्ट सीरीज और क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अरुणाचल में नहीं हैं, बाहर रहते हैं और आप क्लासेस नहीं कर सकते। आप हमारे गुवाहाटी ब्रांच में भी आ सकते हैं और साथ ही हमारे जोरहाट ब्रांच में भी आप जा सकते हैं फॉर क्लासेस। ठीक है। ऑप्शनल में PSIR, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जूलॉजी, पबेड और एंथ्रोपोलॉजी अवेलेबल है। सारे मटेरियल्स आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में दिए जाएंगे और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।